Hello friends, welcome to my channel Economic Talks. Today we will discuss the theory of Karl Marx. कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी सरप्लस वैल्यू पर बेस्ड है। सरप्लस वैल्यू पर बेस्ड है। कार्ल मार्क्स की बुक आती है 1867 में, दास कैपिटल, जिसमें कार्ल मार्क्स फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं कि इकोनॉमी में कैपिटलिज्म चल रहा है, वो एक दिन चेंज होकर सोशलिज्म में चेंज हो जाएगा। सोशलिज्म में चेंज हो जाएगा। हम इस थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे, जिसमें पता चलेगा कि कैसे चेंज होता है। पूरी इकोनॉमी हमारी डिवाइड हुई है दो भागों में। एक साइड है कैपिटलिस्ट, सेकंड पार्ट है लेबर का। फर्स्ट पार्ट में जो कैपिटलिस्ट है उसके पास प्रोडक्शन करने के लिए, कोई गुड्स को प्रोडक्शन करना है, उसके पास सारे फैक्टर्स अवेलेबल है, लाइक मशीन, रॉ मटेरियल, मनी, सब अवेलेबल है। बट लेबर के पास कोई भी फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। कार्ल मार्क्स नेशनल इनकम को दो भागों में डिवाइड करता है। फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड वेज को। प्रोड्यूसर को जब गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो प्रॉफिट मिलता है, और लेबर जब काम करती है तो उसको वेज मिलती है। प्रॉफिट में ही है, हम इसमें रेंट को इंक्लूड करेंगे। अब सरप्लस वैल्यू को समझते हैं कि सरप्लस वैल्यू क्या है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसमें हम कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं। रॉ मटेरियल यूज करेंगे, जैसे मशीन यूज करेंगे। लाइक ये मार्कर बनाया गया, इस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक यूज हुआ, इंक यूज हुई, मशीन यूज हुई और लेबर यूज हुई। जो रॉ मटेरियल यूज हुआ, मशीन यूज हुई, जो कैपिटलिस्ट ने यूज किए, और जो लेबर यूज हुई, जो रॉ मटेरियल यूज हुआ उसकी वैल्यू जितनी है ना, उतना ही अपने को आउटपुट देता है। लेकिन जो लेबर की वेज है ना, लेबर वेज है, वो जितने का काम करती है उससे ज़्यादा मतलब वो अपना आउटपुट देती है। मान लिया वो उसको वेज है दी जाती है लेबर को 100 रुपीज़, बट जो उसका वर्क है जो वो 200 रुपीज़ का करती है, बट वेज कितनी दी जाती है? ओनली 100। जो 100 रुपीज़ बच गई हैं उसी को ही सरप्लस लेबर बोला जाता है। यही प्रॉफिट होता है एंटरप्रेन्योर के पास ये प्रॉफिट जाता है। इस प्रॉफिट को ही सरप्लस लेबर कहा जाता है। इसी पर ही पूरी थ्योरी बेस्ड है। मार्क्स कहते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता है कि जब कैपिटलिज्म इकोनॉमी में आता है तो एम मनी लेकर आता है, और सी कोई मैन्युफैक्चर गुड करता है। जैसे कि मान लीजिए पेन ही बना रहा है, मैन्युफैक्चर बनाया, और जो M1 पर वो सेल कर देता है। जो M1 पर सेल किया है और जो M मनी लेकर आया है, तो वो प्रोड्यूसर को मिलता है। जो M1 की वैल्यू है M से ज़्यादा है। ये M1 की वैल्यू M से ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? ओनली वेज है। लेबर को ही जैसे उसको वेज कम दी जाती है, ओनली लेबर को वेज कितनी दी जाती है? सबसिस्टेंस लेवल की वेज दी जाती है। सबसिस्टेंस लेवल क्या होता है? सबसिस्टेंस लेवल में जैसे जैसे कि बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए एक वर्कर को ओनली मान लिया 6 आवर्स की ही जो लेबर है वो उससे उसकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती है, बट वर्क करता है वो 10 आवर। जो 6 आवर की ही उसको वेज दी जाएगी। जो ये 4 आवर्स बचेंगे ना, जो ये 4 आवर्स बचाते हैं, ये ही प्रोड्यूसर के पास प्रॉफिट जाता है, एंटरप्रेन्योर के पास। इसको ही बोला जाता है सरप्लस लेबर। और ये जो 6 आवर है ये है सबसिस्टेंस वेज। अब हर एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना, कि जितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है हर बार वो प्रॉफिट को तो बढ़ाना ही चाहेगा। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा कि जो कार्ल मार्क्स 3 वेज बताता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। फर्स्ट में क्या करता है कि जो वर्किंग आवर्स है, फर्स्ट में
वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करना चाहता है। वर्किंग आवर्स, मान लिया कि एक वर्कर 10 आवर्स काम कर रहा है और वेज दी जा रही है ओनली 6 आवर्स की, तो प्रॉफिट कितना बचा? 4 आवर्स का। अब इन वर्किंग आवर्स को 10 से 12 कर दे, 10 से 12 कर दे, तो वेज तो ओनली इसको 6 आवर की ही देंगे। तो ये वेज इंक्रीज करने, वर्किंग आवर्स इंक्रीज हो गए तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया 6 आवर्स का। या फिर जो लेबर को जो वेज दी जा रही है, वेज दी जा रही है सबसिस्टेंस लेवल को, उसको कम कर दिया जाए। जैसे मान लिया वर्क तो कर रहा था 10 आवर और दे रहे थे 6 आवर्स की, 4 आवर जो प्रॉफिट था इसको 6 आवर्स को कम करके 4 आवर्स कर दिया, तो 6 आवर्स प्रॉफिट हो गया। ऐसे इंक्रीज करने के लिए 2 मेथड्स बताए हैं, बट कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्किंग आवर को इंक्रीज करना और लेबर वेज को, सबसिस्टेंस वेज को कम करना, इन दोनों की अपने एक लिमिटेशंस है, ये दोनों कम नहीं किए जा सकते। थर्ड वेज बताता है, कार्ल मार्क्स थर्ड वेज बताता है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, जैसे कि लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा? मशीन को ज़्यादा यूज करेगा, मशीन यूज करिए, टेक्निक्स न्यू लेके आएगा जिससे कि कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कम होने के बाद तो फिर प्रोडक्शन कम उसमें बन जाएगा। जब मशीन को ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर देगा प्रोड्यूसर, तो इससे क्या होएगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। बट आगे मार्क्स कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक है कांस्टेंट कैपिटल, सेकंड है वेरिएबल कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल में यही रॉ मटेरियल, मशीन, और वेरिएबल में वेज, लेबर लगाओ। जो भी लेबर को की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं वो आएंगे कांस्टेंट कैपिटल में, और वेरिएबल्स में जो लेबर यूज की जा रही है, जो प्रोडक्टिविटी को, लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे वो कांस्टेंट कैपिटल। जब लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता जाएगा, सरप्लस वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसमें एस को क्या कहा गया? सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू। अब 3 फैक्टर्स बताए हैं। टोटल वैल्यू क्या बनती है प्रोडक्ट की? टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट C प्लस V प्लस S। C मतलब कांस्टेंट कैपिटल, V मतलब वेरिएबल कैपिटल, और S प्लस सरप्लस वैल्यू। सर अब आगे हम 3 रेट्स की बात करता है मार्क्स, 3 रेट्स के लिए बात का डिस्कस करेंगे। Three types of rate. First is organic composition of capital, जिसको बोलते हैं C/V। सेकंड है रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इसको बोलते हैं S/V। थर्ड है रेट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट रेट, इसको बोलते हैं C प्लस S/V। अब एक करके डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल C/V। C/V जब कहते हैं कि जैसे कि हर बार बोला है कि सरप्लस लेबर से ही, सरप्लस वैल्यू से ही प्रॉफिट इंक्रीज होता है, लेकिन अब कहते हैं कार्ल मार्क्स एस को कांस्टेंट करके, एस कांस्टेंट रहने के बाद भी अगर ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन का फॉर्मेशन चेंज हो जाए, कैपिटल का चेंज हो जाए, तो भी प्रॉफिट रेट चेंज हो जाती है,
प्रॉफिट की रेट चेंज हो जाती है। अगर इनका C/V और प्रॉफिट रेट का इनवर्स रिलेशन है, अगर C/V इंक्रीज होते हैं तो प्रॉफिट रेट कम हो जाता है। जैसे पढ़ेंगे अब कैसे होगा, जैसे C कांस्टेंट कैपिटल को इंक्रीज करता जा रहा है, अगर प्रोड्यूसर कांस्टेंट कैपिटल को इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करने से क्या होगा, मशीन को ज्यादा यूज करता जा रहा है। जैसे जैसे मशीन को ज्यादा यूज करेगा, टेक्निक्स को ज्यादा यूज करेगा, लेबर्स को कम यूज करेगा, तो लेबर को कम यूज करने से क्या होएगा कि बहुत सारे जो कैपिटलिस्ट हैं बड़े बड़े, वो तो कर लेंगे, मशीन को यूज कर लेंगे, अपनी मशीन को यूज कर लेंगे, मशीन को यूज करने का पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बट जो छोटे पूंजीपति हैं जिसके पास कम पैसा है वो तो नहीं कर सकते, उनके साथ कंपटीशन में नहीं आ सकते, तो वो बाहर हो जाएंगे प्रोडक्शन से, प्रोड्यूसर से बाहर हो जाएंगे, इकोनॉमी से बाहर हो जाएंगे। इकोनॉमी से बाहर होने के बाद क्या होगा कि लेबर वर्ग है जो जिसके पास एम्प्लॉयमेंट थी वो बेरोजगार हो गए, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। और बहुत सारे जब मशीन यूज करने लग गए हैं, मशीन यूज करने से भी क्या होगा कि लेबर को कम यूज करेंगे, इससे कि बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको कार्ल मार्क्स ने नाम दिया है इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कोलेक्ट हो जाएगी। जिससे क्या होएगा कि मतलब जितनी रिजर्व आर्मी बढ़ती जाएगी वैसे ही लेबर वर्क के लिए मतलब एक संघर्ष का दौर शुरू हो जाएगा, उनके लिए बहुत बुरा टाइम आता जाएगा। क्योंकि जैसे मान लिया बड़ी कंपनी में लेबर काम कर रही है, उन्होंने पैसे की डिमांड की या फिर कोई और डिमांड की, वो उनको बाहर निकाल देंगे, और जो बाहर जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो उनको ले लेंगे। वर्कर के पास में कितने सारे लोग एम्प्लॉयमेंट है, वक्त तो सभी करना चाहते हैं, वो कम वेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे, इससे जो वर्कर है उनकी हालत और भी बुरी हो जाएगी। कार्ल मार्क्स इसको लाइन को कहता है कि जैसे जैसे पूंजीपति मशीनों को ज्यादा यूज करना शुरू कर देंगे, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार रहे हैं, वध करते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो उनको कैपिटल को ज्यादा यूज किया, मशीन को ज्यादा यूज किया, लेबर को कम यूज किया, तो एक दिन बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने जो प्रोडक्शन किया उसकी डिमांड करने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो जिससे क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, और जो अपने प्रोडक्ट है वो कम दाम पर बेचना पड़ेगा, जिससे उनके पास प्रॉफिट तो रहेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कार्ल मार्क्स एक दिन मतलब वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को वध कर रहे हैं। सेकंड रेट है रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, S/V। S/V का प्रॉफिट रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे S/V इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट रेट भी इंक्रीज होती जाएगी। S/V मतलब जैसे जैसे सरप्लस वैल्यू, मतलब जैसे जैसे सरप्लस वैल्यू इंक्रीज हो, सरप्लस वैल्यू तो इंक्रीज करना ही चाह रहा है प्रोड्यूसर, वैसे वैसे प्रॉफिट रेट इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम एक थर्ड है रेट ऑफ प्रॉफिट। जैसे जैसे प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए कांस्टेंट कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट ये रॉन्ग है, S/C+V। जैसे जैसे सरप्लस वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ है टोटल आउटपुट, यहाँ ले रहे हम कैपिटल, यहाँ वर्कर को वेज दी जा रही है सबसिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग, वो फिक्स है ना, यहाँ ये वेज दी जा रही है। अब प्रोडक्शन किया जा रहा है, ये मान लिया प्रोडक्शन कर्व है हमारा, टोटल प्रोडक्शन कर्व इतना है। स्टार्टिंग में जब लेबर यूज कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन, जब हमने ये वेज दी और साथ में OC कैपिटल यूज कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ATC। मान लिया प्रोडक्शन किया हमने AC में प्रोडक्शन यूज किया, तो जिसमें हमने वेज दी TC वेज देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचता है AT। लेकिन जब हमने वेज तो बढ़ाई नहीं, लेकिन बट हमने कैपिटल्स को ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो मान लिया हम कैपिटल यूज कर रहे हैं C1 यूज करने के बाद हमने ये क्या किया, A1 हमारा हमने टोटल प्रोडक्शन हुआ और T1 हमने यहाँ पर वेज दी। अब T1 वेज दे रहे हैं हम, मान लिया हमारा प्रोडक्शन हुआ टोटल A1C1।
जिसमें हमने वेज चली गई दी हमने T1 C1 और अब प्रॉफिट कितना है A1 T1। हमने कैपिटल्स ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी हमने कैपिटल O C1 यूज़ कर रहे हैं, बट प्रॉफिट तो हमारा कोई इंक्रीजमेंट ही नहीं है। ऐसे ऐसे हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम वेज को कम यूज़ करेंगे और मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम होता जाएगा। बट कहते हैं कि ये मार्क्स कहता है कि ये नहीं है कि हमेशा ही चलता रहेगा कि कैपिटल्स को कम यूज़ करेंगे और प्रॉफिट कम होता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत सारे कैपिटलिस्ट इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब जिनके लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पूंजी क्या होगी, थोड़े से लोगों के हाथों में सिमट के रह जाएगी, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उसका संघर्ष करेंगे और एक दिन कैपिटलिज्म सोशलिज्म में चेंज हो जाएगा। कैपिटलिज्म मतलब बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे तो क्या आएगा, सोशलिज्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो मार्क्स थ्योरी बता रहा है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हर थ्योरीज की क्या होती है, कुछ क्रिटिसिज्म होती है। क्रिटिसिज्म के लिए हम, जैसे मार्क्स ने क्या कहा कि वेज कम होती जाएगी, लेकिन हम अपने डे बाय डे देखते हैं इकोनॉमी में कि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, कैपिटलिज्म आता जा रहा है तो लोगों की वेज बढ़ती जा रही है। और सेकंड बात क्या करता है, सरप्लस वैल्यू की बात करता है। मार्क्स मेनली थ्योरी का है, बेस्ड है सरप्लस वैल्यू पर। बट हमारा जो वैल्यू है, हम सरप्लस वैल्यू को देखते नहीं, हम ओनली रियल वैल्यू को ही देखकर काम करते हैं, रियल वैल्यू की ही बात करते हैं। और क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए कहता है कि मार्क्स कहता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करते जाएंगे तो लोग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही नहीं रहा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जैसे वैसे वैसे इकोनॉमी डेवलप होती जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर कंटेंट।